चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करता हूं झारखंड की सियासी खबरों के साथ। झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार तो बन गई। सरकार को 5 फरवरी को फ्लोर पास करना है। ऐसे में सवाल है कि चंपई बहुमत का टेस्ट पास कर पाएंगे। सवाल इसलिए क्योंकि लगातार के अंदर जो पार्टी है उसके अंदर से नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं और पूरे हालात पर बीजेपी की भी नजर है। झारखंड में विपक्ष के नेता ने एबीपी न्यूज से बातचीत की है। क्या कहा है जरा ये भी आपको सुनाते हैं। गठबंधन एमएलए जो है उन्होंने बातचीत की है, सुनाते हैं जरा एक बार। कि आपको क्या लगता है ये जो चंपई सोरेन की सरकार बनी है, बहुमत है इसके पास? अभी तो आंकड़े तो उन्होंने पेश किया है, तो फ्लोर पे पता चलेगा कि कितना बहुमत है। मतलब फ्लोर पे पता चलेगा कि आप बात कर रहे हैं, क्या अभी डाउट है आप लोगों को कि उनके साथ विधायक नहीं है? हमको डाउट नहीं, उनको डाउट है। वो अपना भला बुरा, राज्य का भला बुरा, अपने क्षेत्र का भला बुरा भली बात ही जानते हैं। तो निश्चित रूप से जब फ्लोर टेस्ट होगा तो फिर वो अपने विवेक का प्रयोग करेंगे और जो भ्रष्टाचारी सरकार गई है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका ध्यान में रख करके वो अपने अंतर्मन को ध्यान में रख करके वोट करेंगे। आप ये चाहेंगे कि विधायक हैं वो अपने अंतर्मन को ध्यान में रख करके वोट करें जो उनकी पार्टी के विधायक? 100%। क्योंकि वो उनका जब इस प्रोफेशन में आए हैं, जब राजनीतिक चुना है तो सेवा ही को माध्यम बनाया है। बीजेपी ये चाहेगी कि जो अच्छे लोग हैं वो अपने अंतर्मन की सुने और भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ वोट करें? ऐसा कौन नहीं चाहेगा? हर एक झारखंडी चाहेगा कि जो त्राहिमाम से हमको अल्पकालीन जो विराम या राहत मिला है वो पूर्णकालिक में आ जाए और ये झारखंड में जो है एक झारखंडी सरकार बने। जैसे कई लोग हैं इस पार्टी में, कई लोग हैं। अगर आप इन चीज़ों को अगर नहीं यदि मानते हैं तो फिर उनको हैदराबाद जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न उनके सामने है और जिसका कोई जवाब नहीं देंगे सिवाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी से हमको डर रहे। बताइए कि आप जो आखिरी सवाल ये आप जो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी सरकार जाए, उनकी सरकार जाए, तो फिर किसकी आएगी? आपकी सरकार तो आएगी। तो आप चाहते हैं ना कि आपकी सरकार आए, वो जाएं और आप आएं? जनता की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आएगी और उसका साल 2024 ही होगा, ये बात की गारंटी है। तो बीच में क्या राष्ट्रीय शासन लगेगा? 2024 का चुनाव जब भी होगा, 2024 का जब भी परिवर्तन आएगा तो आएगा ही आएगा। बीच में क्या होगा चुनाव तक? अब वो तो समय और नियति को किसने देखा है, भविष्य को किसने देखा है। बस इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि 2024 में जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आएगी। बात करने के लिए अमर बावरी साहब हैं, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। ये साफ कह रहे हैं कि उनकी पार्टी में भी जो अच्छे लोग हैं और भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ अपने अंतर्मन की सुने। महत्वपूर्ण बात है और 2024 में अपनी सरकार की वापसी की उम्मीद भी जता रहे हैं। कैमरा जितेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, रांची। तो ये अमर बावरी थे, ये कह रहे हैं कि झारखंड में झारखंड की सरकार आनी चाहिए। साफ इनके बयानों से पता चल रहा है कि सरकार बनाने की जुगत में बीजेपी भी लगी हुई है। अब इसी पर चर्चा करेंगे। अभिषेक उपाध्याय रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और निधि श्री हैदराबाद से लाइव जुड़ेंगे हमारे पास, जहां पे विधायक हैं। सबसे पहले अभिषेक के पास लिए चलते हैं। अभिषेक ने जो बातचीत की है अमर बावरी से, अभिषेक जो आप कर रहे थे बातचीत, इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी एकदम से जुगाड़ में लगी हुई है, जुगत में लगी हुई है कि कैसे तोड़फोड़ करके सरकार बनाई जाए। इससे तो यही स्पष्ट होता है। बिल्कुल। देखिए, एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली है जो अमर बावरी ने हमसे कही, नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने क्लियर ये कहा कि लोबिन हेब्राम जैसे और भी कई नेता हैं जेएमएम में जो अपने अंतर्मन की सुनेंगे, जो विवेकशील निर्णय लेंगे और भ्रष्टाचार वाली सरकार का साथ नहीं देंगे। और साथ में उन्होंने एक अपील भी की है कि जो महागठबंधन के विधायक हैं वो अपने अंतर्मन का, अपनी अंतरात्मा की बात सुने, अंतर्मन को सुने और इस सरकार को उखाड़ फेंके। तो एक तरह से ये आमंत्रण ही है कि ये जो विधायक हैं, लोबिन हेब्राम जैसे और भी विधायक हैं, अच्छे लोग हैं और वे लोग इस सरकार के खिलाफ वोट दें। और अगर ऐसी सूरत होती है तो आपको जाहिर सी बात है, समझने वाली बात है कि सरकार के ऊपर खतरे में आएगी। तो एक तरह से इस बात को डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली कहना और एक तरह की अपील कहना, और लोबिन हेब्राम का जो उन्होंने नाम लिया है वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोबिन हेब्राम अभी जहां पर निधिश्री हैं, वहां जो विधायक हैं हैदराबाद में, उनमें भी विधायक जो हैं उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है, उनमें से भी कुछ ऐसे हैं जो कि संपर्क में, ऐसी चर्चाएं हैं, पुष्टि नहीं, चर्चाएं हैं। तो ये उनके लिए भी एक न्योता है, आमंत्रण है कि आप अपने अंतर्मन की सुनिए और सरकार को गिराने के लिए वोट दीजिए। जी, यही सब चल रहा है। बीजेपी के अंदर खाने क्या चल रहा है ये तो हमने आपको बता दिया। आप देखिए स्क्रीन पे दिख रही हैं निधि श्री। सीधे हैदराबाद आपको लिए चलते हैं। हैदराबाद में वैसे तो जो चल रहा है, विधायकों के टूटने का डर है, लेकिन विधायकों के अपने मजे ही मजे चल रहे हैं वहां पे। सुना कि लाखों रुपए एक दिन का रेंट है। बिल्कुल, देखिए विवेक, कल तमाम विधायक आए हैं, 36 विधायक, और इन सब ने सबसे पहले सोचा कि हम शॉपिंग करने कहाँ जाए।
और आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, जो सहयोगी अभिषेक बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पहरेदारी के बीच अगर है हैदराबाद में एमएलएस तो बातचीत नहीं चल रही है। सबके फ़ोन ऑन है और सब कहीं ना कहीं जुगाड़ में है। और इनमें से हैदराबाद के रिजॉर्ट में जो विधायक है उनमें से भी ऐसे कई विधायक हैं जो मंत्री पद चाहते हैं, और ऐसे में अगर मंत्री पद को लेकर के उनको कोई संकेत नहीं मिलता है तो ये टूट की भी जुगाड़ यहाँ पर चल रही है। हालांकि 3 मंत्री पद, जिसमें सीएम चंपई सोरेन के अलावा 2 आलमगीर आलम और इसके अलावा सदानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन कल कुछ ऐसे भी हैं विधायक जो रिजॉर्ट पहुंचे, उनमें से कई ऐसे जो मंत्री पद चाहते थे, नहीं मिलने की वजह से निराश फिलहाल चल रहे हैं। लेकिन इस जुगाड़ में है बीजेपी की कहीं ना कहीं किसी और तरीके से इनको लुभाया जाए और वहां से टूट जो है वो कराया जाए। हैदराबाद जरूर पहुंच गए ये सभी और कड़ी पहरेदारी के बीच है। एक और खबर मैं आपको दे दूं कि आज रेवंत रेड्डी जो कि हैदराबाद तेलंगाना के सीएम है, उनके घर पर डिनर पार्टी भी रखी गई है। तो तमाम विधायक उनके घर पर देर शाम पहुंचेंगे और वहां पर डिनर का भी आयोजन है। सब कुछ अगले 2-3 दिनों तक यहाँ ऐसा ही दिखाने की कोशिश होगी कि हम यहाँ मौज में हैं, लेकिन 5 तारीख को और 6 को संभवतः फ्लोर टेस्ट के दिन बहुमत साबित करना होगा। ये बड़ी चुनौती, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि बातचीत का जो रास्ता है वो खुला रहे। जी, ये भी काफ़ी अहम जानकारी है। और ये जो डिनर वाली खबर है ये मुझे भी किसी ने बताई थी कि आज होने वाला है डिनर और वहां पर हैं विधायक। अपडेट आपको देते रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है दिल्ली से। अरविंद केजरीवाल के घर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। करीब 3 घंटे से क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है। क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देने पहुंची थी, लेकिन अभी नोटिस को लेकर खींचतान जारी है। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल को ही नोटिस देने की बात कह रही है। तो वहीं आप सूत्रों के हवाले से यह खबर है, केजरीवाल ने सीएम ऑफिस में नोटिस देने को कहा है। वरुण जैन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनके पास लिए चलते हैं आपको। वरुण, ये क्या मामला है कि अगर वो वहां पर मौजूद हैं तो ले ले नोटिस, कि वो कह रहे हैं कि ऑफिस में जाके दो, ये कह रहे हैं कि नहीं, घर से बाहर निकले हम आपके हाथ में ही देंगे। देखिए, बिल्कुल 10:10 पर क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर पहुंची थी और करीब 3 घंटे से ज़्यादा बीत गए हैं, लेकिन ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। केजरीवाल के ऑफिस की तरफ से क्राइम ब्रांच को साफ कह दिया गया है कि उनके ऑफिस के अंदर जो नोटिस है वो वहां पर नोटिस सर्व करा दे, वहां पर नोटिस को रिसीव करा दे। लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच चढ़ी हुई है कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर नोटिस है और वो अरविंद केजरीवाल को ही नोटिस सर्व करेंगे। आपको मैं दिखा दूँ, मुख्यमंत्री के आवास से महज 50 मीटर की दूरी पर ये जो स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है, इसी स्कॉर्पियो गाड़ी में पिछले अब 1 घंटे से क्राइम ब्रांच की जो ऑफिसर्स हैं वो बैठे हुए हैं, अपने सीनियर अधिकारियों के साथ संपर्क में है। अब आगे की क्या रणनीति बन रही है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि वो आज जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो नोटिस सर्व कर ही वापस लौटेगी। लेकिन जब मुख्यमंत्री का ऑफिस ये साफ कर चुका है कि उनके ऑफिस में ही नोटिस सर्व कराना है, तो आगे ऐसी क्या रणनीति होगी, किस तरीके से क्राइम ब्रांच अब आगे अगला कदम उठाएगी, नोटिस सर्व करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पर दोनों पक्ष से खींचातानी चल रही है। मुख्यमंत्री के ऑफिस से साफ कर दिया गया है कि केजरीवाल खुद रिसीव नहीं करेंगे, उनका ऑफिस जो नोटिस है उसको रिसीव कर लेगा, लेकिन क्राइम ब्रांच भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। जी, दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर जानकारी देने के लिए वरुण जैन ने। एक बड़ी अपडेट जान लीजिए, सौरभ भारद्वाज का दिल्ली पुलिस पर आरोप सामने आया है। नोटिस नहीं दे रही है दिल्ली पुलिस। सौरभ भारद्वाज ने यह आरोप लगाया, दिल्ली पुलिस ही नोटिस नहीं दे रही है। सौरभ भारद्वाज का दिल्ली पुलिस पर यह आरोप है और वो ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल को कोट करते हुए यह लिखा है, दिस इज सो एम्बैरेसिंग फॉर मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी इज टोटली एक्सपोज्ड टुडे, yesterday all बीजेपी स्पोक्सपर्सन। ये जो है अब मैं आपको सौरभ भारद्वाज का ट्वीट पढ़ के बता रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली पुलिस जो है वो ही उनको टीपी नहीं, माफ कीजिएगा, वो ही उनको नोटिस नहीं दे रही है। राजनीति इस मुद्दे पर आज भी गर्म है। केजरीवाल की पार्टी और बीजेपी आमने सामने वार पलटवार आपको सुनाते हैं। हमने मोदी जी की पुलिस, अमित शाह जी की पुलिस से केवल एक सवाल पूछा था कि किस धारा के तहत ये लिखा है कि मुख्यमंत्री को पर्सनली नोटिस एक्सेप्ट करने चाहिए। हर दिन ढेरों ऐसे नोटिस या पत्र आते रहते हैं मुख्यमंत्री को, क्या हर नोटिस या पत्र को मुख्यमंत्री पर्सनली रिसीव करते हैं? हमने केवल एक सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब जब हमें मिलेगा तो उसके बाद हम कुछ और आगे बात करेंगे। थैंक यू। आखिरकार दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ क्यों जाना पड़ा? क्योंकि आरोप केजरीवाल जी ने लगाए थे कि विधायकों को खरीदने की प्रयास किया गया। आखिरकार ये हवा में ही आरोप लगे थे।
और इसके सबूत तो उनको देने ही चाहिए। उनके ही प्रवक्ता ने उन्होंने कहा था कि उनके पास ऑडियो भी है, सब सबूत भी हैं। तो अब देश को और पुलिस को बताने का समय आया कि क्या सबूत उनके पास है, नहीं तो एक बार फिर उनकी पोल खुलने वाली है और उनका चेहरा बेनकाब हुआ है। तो बीजेपी के अपने दावे हैं और आम आदमी पार्टी के अपने आरोप हैं। हम आपको अपडेट इससे देते रहेंगे। वरुण जैन जुड़े थे जानकारी देने के लिए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अपडेट जानिए बिहार से। बिहार में विभागों का बंटवारा हुआ है। नीतीश कुमार के पास 5 मंत्रालय, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को 9 विभाग दिए गए हैं। लगातार इस बात को चर्चा हो रही थी कि जब ये नई सरकार बनी है तो किसके पास कितने मंत्रालय जाएंगे। इसके लिए लगातार विचार चल रहा था, मंत्रणा चल रही थी, बातचीत चल रही थी, अंदर खाने चर्चा भी हो रही थी। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो 2 डेप्यूटी सीएम हैं, इनके पास 9 विभाग रहेंगे और नीतीश कुमार जो सूबे के नए मुख्यमंत्री हैं, उनके पास 5 मंत्रालय रहेंगे। 5 विभाग नीतीश कुमार के पास, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को 9 विभाग दिए गए हैं। प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास लिए चलते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं प्रकाश। 5 विभाग नीतीश कुमार को और 9 सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को। मतलब जो आशंका जताई जा रही थी कि अब की बार जो सरकार फॉर्म हो रही है, इसमें बीजेपी ज्यादा पावरफुल है क्या, कि 9 विभाग उसको मिले हैं और अभी भी नीतीश के पास सिर्फ 5 हैं? नहीं, ये विभागों का जो बंटवारा हुआ है इसको इस तरह से समझना होगा जी कि जब पिछला मंत्रिमंडल था एनडीए का, तो उस वक्त इनके पास कितने विभाग थे। देखिए, अभी विभागों का बंटवारा दल के हिसाब से हुआ है, जिसमें 23 विभाग बीजेपी के पास है, 16 विभाग जेडीयू के पास है, 2 विभाग हम पार्टी जो जीतन राम मांझी पार्टी है उनके पास है और 1 निर्दलीय के पास है। देखिए, कमोबेश जो है वो लगभग एक ही रखा गया है। सिर्फ अगर महागठबंधन से अलग होने के बाद एक वित्त विभाग है जो कि पहले जेडीयू के पास था, अब वो चला गया है वापस बीजेपी के पास। जैसे कि परंपरागत तरीके से वित्त विभाग हमेशा से डिप्टी सीएम जो भी बीजेपी का रहा है उसके पास रहा है। तो ये एक परिवर्तन है विभागों में। और दूसरा है शिक्षा। शिक्षा विभाग पहले तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के पास था, जिसके चंद्रशेखर थे जो विवादित बयानों के लिए जाने जाते थे। अब ये शिक्षा विभाग जेडीयू के पास चला आया है। तो ये जो 2 बड़ा बदलाव है। और तीसरी बात है कि जो हम पार्टी है उनके पास जो संतोष सुमन मंत्री बने हैं, उनके पास 2 विभाग आया है, जिसमें एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है और एक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो जो बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है कि गृह देने के लिए, सामान्य प्रशासन देने के लिए, ऐसा कोई बड़ा बदलाव नहीं है, बल्कि यथावत रहा है। कुछ 1-2 विभाग को इधर उधर छोड़ दे तो। और आने वाले जो कुछ 1-2 दिन में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से मंत्री लेते हैं शपथ। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए एक बड़ी अपडेट हम आपको दे दें कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा हो गई है। ये बड़ी अपडेट आई है कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी से फोन पर बातचीत की और उन्हें बधाई भी दी है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। पीएम ने ये कहा है कि बड़ा योगदान रहा है देश में, इसलिए इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। की बेटी प्रतिभा आडवाणी हमारे साथ है। प्रतिभा जी, देखिए यहाँ पर लड्डू खिलाने के लिए आई हैं क्योंकि परिवार में पूरी तरीके से खुशी है, हर्षोल्लास का मौका है। प्रतिभा जी, पापा को मिला है भारत रत्न, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जो है वो ऐलान किया है, क्या कहेंगे पहला रिएक्शन? बहुत खुशी हुई और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बहुत धन्यवाद, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का बहुत धन्यवाद और खास तौर पर देशवासियों का बहुत धन्यवाद, जिनका प्यार और सम्मान हमेशा दादा को प्राप्त हुआ है और दादा बहुत अपने को खुशनसीब महसूस करते हैं कि वो अपना पूरा जीवन देश सेवा में लगा सके। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ये कहते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी को वो राजनीतिक गुरु अपना कहते हैं। कई मंचों से उन्होंने जो है वो अपनी बात कही है, हमेशा जो है वो उनको वो इज्जत और सम्मान देते रहे। बिल्कुल, और हम लोग एक परिवार की तरह ही हैं, केवल बीजेपी नहीं, पूरा संघ परिवार एक परिवार है। तो हमेशा इसके लिए हमें खुशी मिली है कि हम लोग सब एक साथ हैं इस जर्नी में, उनके राजनीतिक सफर में। तो हमेशा हमें खुशी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद फोन करके ये सूचना दी थी कि आडवाणी जी को भारत रत्न दिया है। क्या और
क्या क्या बातचीत हुई, दादा ने बताया आपको? हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं दादा की तरफ से भी, कि हम बहुत खुश हैं कि दादा के जीवन के इस पड़ाव पर इतनी बड़ी उपलब्धि, देश का सर्वोच्च सम्मान उन्हें दिया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल है कि कितना इंतजार कर रहे थे आप लोग कि ये सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, 2015 में पद्म विभूषण भी मिला था और अब भारत रत्न मिल रहा है? इंतजार ऐसे नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनका जीवन हमेशा देश को समर्पित रहा है, और जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि उनको देशवासियों का सम्मान और प्यार हमेशा मिलता रहा है, और पार्टी का और संघ परिवार का, तो इस तरह से इंतजार नहीं कर रहे थे, पर लाजमी है कि आज बहुत खुशी है हमें। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये है प्रतिभा अडवाणी, लालकृष्ण अडवाणी की पुत्री, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद फोन करके सूचना दी कि इनके पिता लालकृष्ण अडवाणी को जो है वो भारत रत्न दिया जाएगा, और पूरे परिवार में जो है वो इस वक्त खुशी है। कैमरा पर्सन हसन के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 का चुनाव होने वाला है और इसको लेकर सियासत भी तेज है। कई जगहों के क्या है गुनागणित, क्या है चुनावी समीकरण, इसकी बात करेंगे और आपको सीधे लिए चलेंगे बिहार। बिहार में सियासी उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। इसकी शुरुआत 28 जनवरी को हो गई थी, जब नीतीश कुमार 360 डिग्री टर्न होकर फिर से बीजेपी के साथ चले गए। करीब 1.5 साल बाद नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश ने 5वीं बार पलटी मारी थी। इसको लेकर कांग्रेस और आरजेडी लगातार हमलावर हैं। नीतीश कुमार की पलटी मार पॉलिटिक्स, राहुल गांधी की कोशिश और नरेंद्र मोदी की गारंटी के बीच हम आपको लोगों के मन की बात बताने जा रहे हैं। देखिए किशनगंज से एम फैक्टर, किसके साथ मुस्लिम वोटर। बिहार के सबसे पूरब में अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर बसा वो जिला जिसे कभी आलमगंज कहा गया तो कभी कृष्णा कुंज के नाम से जाना गया और अब किशनगंज के नाम से विख्यात है। करीब 68% मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज में लोकसभा सीट पर 1967 के बाद आज तक कभी कोई हिंदू कैंडिडेट नहीं जीत पाया। मिनी दार्जिलिंग के नाम से मशहूर उस किशनगंज में वोटर का मन टटोलने के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर श्रीनिवास अपनी टीम के साथ पहुंचे। जिंदा रहने का हक उसी को है जमाने में जो इधर का लगे और उधर का हो जाए। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और वसीम बरेलवी साहब की ये लाइनें मुझे इसलिए याद आ रही हैं क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के किशनगंज में, जहां पे लगातार सियासत के उलटफेर का खेल जारी है और हम यहां मौजूद हैं ये समझने के लिए कि आखिर आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होगा अहम फैक्टर और कौन सा फैक्टर लगाएगा सियासी दलों की नैया को पार। किशनगंज में लोगों का सियासी मूड जानने पहुंचे श्रीनिवास ने लोगों से ये जानने की कोशिश की कि इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या अहम फैक्टर होगा, नीतीश कुमार की पलटी पॉलिटिक्स का कितना असर होगा, मोदी की गारंटी पर लोगों को यकीन है या राहुल के वादों पर। इन्हीं सवालों के साथ श्रीनिवास खड़े थे किशनगंज के व्यस्ततम इलाकों में से एक चूड़ी बाजार में, जहां मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है। इस वक्त हम किशनगंज के चूड़ी पट्टी इलाके में मौजूद हैं। तमाम लोग हैं, व्यस्ततम इलाका है। जानते हैं यहाँ के लोगों से। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद अली अंसारी है। आपके लिए मुद्दा क्या होगा? एक तो मोदी की गारंटी है, दूसरी राहुल जी की यात्रा अभी आपके यहाँ से होकर गए हैं, और तीसरी एक और चीज़ है, अभी एक ताज़ा सर्वे रिपोर्ट आया है जिसमें दिखाया गया है कि हिंदुस्तान जो है भ्रष्टाचार के मामले में पूरे विश्व में 85वें स्थान पे है। 7 अंकों की गिरावट आई है। भ्रष्टाचार जो हमारे डीएनए में मौजूद है, भ्रष्टाचार पहले से बढ़ चुका है। अभी जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, पहले बिहार की बात की जाए। अभी देखिए, हाल फिलहाल लालू यादव जी से पूछताछ हो रही है, जॉब फॉर लैंड स्कैम है। तेजस्वी यादव से हुई, हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है आपके पड़ोसी झारखंड में। तो आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार कुछ और कम होगा? देखिए, ये भ्रष्टाचार मेरे नज़र से नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक है। भ्रष्टाचार सिर्फ इलेक्शन के समय ही क्यों आता है? ये बताइए, आपकी शमशीर इस वक्त किस बार कहाँ चलने वाली है? कि जो सरकार युवाओं को रोजगार दे, जो छात्रों को अच्छी तालीम दे, साथ ही साथ
किसानों की जो आय है उसको बढ़ाए, हम उसके साथ खड़े हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि एक मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि मोदी की गारंटी, राहुल जी यात्रा निकाल रहे, कह रहे हैं मैं न्याय दिलवाऊंगा। और एक सबसे बड़ी चीज बिहार में पलटी मारी बहुत हो रही है। जी पलटी मारी तो पलटू नाम नहीं सही जाना गया है, पलटिए मार के तो ये भ्रष्टाचार छोड़ा ही है। पलटी मारने ही से तो ये भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। पीटर साहब ये बताइए किसको पीटने जा रहे हैं? अब हमको क्या पीटना है, हम अकेले थोड़ी पीट सकते हैं। जनता की बात कर, जनता जो है वो अब इतनी बड़ी आबादी है हिंदुस्तान की, जिसको सब कोई मिलके पीटेगा वही पिटाएगा। क्या लग रहा है आपको कि कौन सा मुद्दा बहुत अहम होगा? देखिए अभी मोदी जी ने गारंटी दी है कि मोदी की गारंटी, राहुल जी कह रहे हैं कि भैया न्याय ऐसा दिलाऊंगा कि राम राज्य से भी आगे चला जाऊंगा। आपको क्या लग रहा है? ये सारे गारंटी को राहुल जी अपने न्याय यात्रा से ही खत्म कर देंगे। पीटर साहब चलिए, सारी बातें आपने करनी है, ये नहीं बताया आपके लिए मुद्दा क्या अहम होगा? क्या है? महंगाई, एजुकेशन, भ्रष्टाचार, ये सब बेरोजगारी, ये सब मेन मुद्दा है हिंदुस्तान का, जिसको ये बारे में गौर करना चाहिए। इसी किशनगंज में एक बड़ी तादाद है ऐसे मुसलमानों की जो खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। हम उनको भी सुनाएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि किशनगंज की आबादी करीब 17 लाख है। इनमें से 11 लाख से ज्यादा यानी 68% मुस्लिम है, जबकि 31% आबादी हिंदुओं की है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि इलेक्शन लड़ो। यही वजह है कि 4 बरस पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब बिहार में किशनगंज के रास्ते ही असदुद्दीन ओवैसी ने धमाकेदार एंट्री की थी। तब सीमांचल की 5 सीटों पर ओवैसी मां का जीत की पतंग उड़ी थी। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा हैं। इनमें से 4 किशनगंज और 2 पूर्णिया जिले में आती। इन्हीं में से अमौर, कोचाधाम, बायसी और बहादुरगंज सीट पर AIMIM ने जीत हासिल की थी। ऐसे में सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव में भी किशनगंज में ओवैसी फैक्टर काम करेगा? यहाँ पे हैदराबाद की एक पार्टी आती है सिर्फ ये जानकर कि सीमांचल के इलाकों में एक खास मजहब के लोग ज्यादा हैं और मजहब के नाम पे ही वो वोट मांगती है उनसे। ओवैसी साहब नाराज हो गए थे मुझसे, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। बिल्कुल सही फरमाया कि माननीय ओवैसी जी धर्म की राजनीति करते हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। आप ओवैसी साहब डेरा डाल कर बैठे थे, यही याद है ना आपको? देखिए उस समय का स्थिति अलग था। उस समय क्या था कि बहुत दिन से कंटिन्यू MLA लोग खड़े थे, उनको चेंज करना चाह रहा था और पब्लिक खोज रहा था कि कोई नया चेहरा है। नया चेहरा में इत्तेफाक से MIM का आ गया। कुछ लोग गुमराह की हुए और इस गुमराह के कारण उन्होंने उनको जिताया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये जितने भी वादे किए कि मैं ओवैसी हॉस्पिटल खोल दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, मैं चिल्ला, तो उनके विधायक फिर चले गए। चूंकि उनके नेता ने भी इस नब्ज को पकड़ लिया कि यहाँ की जनता धर्म की आड़ पे जो भी वोट मांगेगी उसको बहिष्कार किया जाएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की। धर्म की तो कहीं जगह नहीं है, उसको 3 नंबर भी हम नहीं देंगे, 0 पे 0। इस बार ये 3 नंबर दे रहे हैं इनको, लेकिन इसी किशनगंज से इन्होंने खुद माना कि ओवैसी साहब उसी की राजनीति कर रहे थे। चूड़ी बाजार में ही कुछ लोग दुकानों के अंदर बैठे थे। कैमरा जब उनकी ओर गया तो उन्होंने क्या कहा वो सुनिए सर। तो आपके लिए एक युवा होने के नाते जब आप वोट करने जाते हैं तो क्या मुद्दे होते हैं आप? सर सबका मुद्दा वही होता है, सिक्योरिटी हो जाए, एजुकेशन हो जाए या मेडिकल हो जाए, यही सब जो बेसिक मुद्दा है। वो महंगाई हो जाए, पेट्रोल हो जाए, किसी एक चीज़ पे बताइए जिसमें एकदम पंचिंग के जैसा काम हुआ हो किसी एक फील्ड में, चाहे वो एक रेवोल्यूशन हुआ हो किसी एक फील्ड में। इस चुनाव में आपने तो बहुत चुनाव देखे होंगे, इस चुनाव में किशनगंज की जनता के लिए मुद्दे क्या होंगे? भ्रष्टाचार एक मुद्दा होगा, विकास मुद्दा होगा, रोजगार मुद्दा होगा, या धर्म मजहब की राजनीति? पहले तो चुनाव पूरे देश के लिए बोल रहे हैं। आपके लोकसभा लोग इंसानियत पे वोट देते हैं, जो इंसान मिलते हैं उनको वोट देते हैं, व्यक्तित्व पे वोट देते हैं। जो अच्छे व्यक्ति होंगे उनको हम लोग वोट देंगे। हमको परदेसी कहा जाता है अपने ही शहर में, हमको परदेसी कहा जाता है अपने ही शहर में। हम लोग हिजरत भी नहीं की और मुहाजिर हो गए। वही तो हुआ था पिछली बार। हुआ है ना, ये तो होता है। यहाँ सीधे लोग हैं ना, ठग के लोग जाएंगे तो। 29 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बिहार में एंट्री हुई थी, तो पहला पड़ाव किशनगंज ही था। किशनगंज में खड़े होकर राहुल गांधी ने मोहब्बत के दुकान का अपना शटर उठा दिया।
देश में आरएसएस की विचारधारा, बीजेपी की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है। भाई भाई से लड़ रहा है, एक जात दूसरी जात से लड़ रही है। और हम जानते थे जो ये मोहब्बत का देश है, इसमें फिर से जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए। 1957 के बाद से ही किशनगंज कांग्रेस और बाद के दिनों में लालू यादव की पार्टी का गढ़ रहा है। 2014 और 2019 में जब मोदी के नाम की सुनामी चल रही थी, तब भी बिहार में महागठबंधन का यह किला अभेद्य रहा था। किशनगंज में अब तक 16 बार लोकसभा का चुनाव हुआ है। सिर्फ एक बार 1999 में बीजेपी के सैयद शहनवाज हुसैन जीतकर संसद पहुंचे थे। 1967 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और 1977 में जनता पार्टी जीती थी। अब तक 8 बार कांग्रेस के सांसद ने जीत दर्ज की है, जबकि 4 बार लालू यादव की पार्टी ने जीत का परचम लहराया था। जिस किशनगंज में अब तक सिर्फ एक बार हिंदू कैंडिडेट ने जीत हासिल की है, वहां इस पर मजहब कहां रहेगा वो सुन लीजिए जरा। चुनाव आ गया बहुत करीब, क्या लग रहा है? लगेगा क्या, हम लोगों के लिए तो इस बार धर्म मुद्दा है। धर्म मुद्दा है? जी बिल्कुल धर्म मुद्दा होना चाहिए। कैसे? इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम लोग लोकतंत्र के उस देश में रहते हैं जो धर्मनिरपेक्ष देश है। खेल में कौन से लोग नजर आते हैं? हमारी बीजेपी जो पार्टी है वो भी तो वही है, ओवैसी साहब भी वही है, दोनों वही है। हम कांग्रेस का भी साथ नहीं दे रहे, आरजेडी का भी बात नहीं कर रहे हैं, हम जदयू का भी बात नहीं कर रहे हैं। समीकरण, हाँ ये बहुत बड़ी बात है। और रही बात, हमारे लालू जी बहुत सीनियर नेता है और हमको तो लगता है मोदी जी उनके स्टूडेंट है। मैं एक मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करता हूं, तो जो मुझे साइकोलॉजी समझ में आता है ना, कि मैं भी विकास के बारे में नहीं, मैं ये सोचूंगा कि भाई मेरा अगर मुस्लिम नेता जीतता है तो मुझे हो सकता है कुछ सपोर्ट मिले, वो भले ही वो कैसा भी हो, ठीक है। अगर उसी तरह हमारे हिंदू भाई भी सेम यही सोचते हैं कि अगर मान यही कह रहे रहमान साहब कि कुछ भी कर लें, कहीं भी जाएं, मुद्दा घूम के वहीं आता है, जय श्री राम नारायण तकबीर, बस यही मुद्दा ही है। अपने तर्क हैं, अपने कथ्य हैं, अपने तथ्य भी हैं। चूड़ी बाजार के लोगों की बात जानने के बाद श्रीनिवास नेमचंद रोड की ओर आगे बढ़े। वहां उन्हें कुछ कारोबारी वर्ग के लोग मिले। ये किशनगंज का नेमचंद रोड है और मुझे इसलिए भी याद आ गया कि वो 2020 का वक्त था, विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और जहाँ पे मौजूद हूँ यहीं पे हैदराबाद से आकर ओवैसी साहब ने दल बल के साथ डेरा डाला था और उसका फायदा भी हुआ था उनको। खैर, अब फिर से लोकसभा का चुनाव आने वाला है। किशनगंज में क्या माहौल है? अभी राहुल जी भी आए थे न्याय यात्रा लेकर। देखिए, मैं समझता हूँ कि राहुल जी का न्याय यात्रा का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि राहुल जी को लोग हल्के में ही लेते हैं, उनमें अभी तक परिपक्वता नहीं है। और जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, राहुल जी मोदी जी के सामने कुछ टिकेंगे नहीं। किशनगंज चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, एनडीए हो, इंडिया गठबंधन हो, किशनगंज यथावत है। किशनगंज यथावत है। आपने गौर किया क्यों यथावत है? वो हमारे जनता की कमजोरी है कि हम सरकार के साथ सरकार के लोग नहीं मिलाते हैं। मतलब आप डबल इंजन की सरकार मांगते हैं? डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। या फिर आप मजहब की? नहीं, मजहब की राजनीति नहीं। तो ऐसे ही महसूस हो रहा है? नहीं, हमारी उन्नति जिस बात पे निर्भर करती है, हम उसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। किशनगंज से कभी एमजे अकबर ने भी चुनाव जीतकर संसद की चौखट पार की थी, तो भी पूर्व डिप्लोमेट सैयद शहाबुद्दीन भी। हालांकि इस बार लोगों को मोदी की गारंटी भी पसंद आ रही है। ये किशनगंज का गांधी चौराहा है और देखिए ये बैटरी रिक्शा ये मिली हैं, जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं आप? जी मैं घर जा रही हूँ। किशनगंज की हैं? जी मैं किशनगंज की हूँ। ये बताइए, चुनाव बहुत करीब आ गया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजरा परवीन है। चुनाव बहुत करीब आ गया, अब लोग वोट मांगने आएंगे। एनम बोला ना नाम आपने? अच्छा, नाजरा। तो अब वोट मांगने आएंगे लोग, तो क्या मुद्दा क्या होगा? जो विकास करेंगे हम उन्हीं को वोट करेंगे। जैसे रोजगार है, शिक्षा है, बेरोजगारी जो दूर करेंगे, जो शिक्षा को युवा को रोजगार देंगे, हम उनके समर्थन में रहेंगे। यही मुद्दे होंगे? हाँ। तो अभी जो सरकार है, केंद्र की सरकार, चूंकि चुनाव लोकसभा का होने वाला है, वो सरकार कैसी लगी आपको? इन मुद्दों पे काम किया? नहीं, जो वो सरकार रही वो बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी वो अच्छा काम कर। मोदी जी की सरकार? हाँ, मोदी जी की सरकार है, वो बहुत अच्छा काम किया और उम्मीद करते हैं वो आगे और अच्छा काम करेंगे। पिछले 5 सालों में बिहार की राजनीति फिर से 360 डिग्री घूम चुकी है।
2019 के चुनाव में जिस नीतीश कुमार के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी थी, उन्हीं के साथ फिर से उतरने के लिए तैयार है। किशनगंज में मुस्लिमों की बड़ी तादाद है जो खुलकर मोदी मोदी कर रहे हैं। चुनाव अब लोकसभा का बहुत ही करीब आ गया। हालांकि अब तो 365 दिन चुनावी माहौल ही रहता है, लेकिन लोकसभा का चुनाव है। राहुल जी आए थे, न्याय यात्रा लेकर गुजरे, और ये एकमात्र सीट है जो कांग्रेस के खाते में है। कांग्रेस क्या कह लीजिए, जो इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां, एक सीट किशनगंज जो है, क्या लग रहा है? यहाँ पर मोदी की जो गारंटी है वो 100% किशनगंज के ज़मीन पर उतरी है। वो आप हर माध्यम से देखिए, चाहे आवास योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो। मोदी जी का काम पसंद आ रहा है आपको? मोदी जी का काम हमें ही नहीं पसंद आ रहा, पूरे हिंदुस्तान को पसंद आ रहा है। इनको मोदी जी की गारंटी पसंद आ रही है 2024 के चुनाव को लेकर। आपको किन की गारंटी पसंद आ रही है? देखिए, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा ड्राइवर हैं जो लक्ष्य की ओर चलने में एकदम सक्षम हैं। वो पहले लक्ष्य तय करते हैं और इस लक्ष्य पर वो चलते हैं। कौन सी लक्ष्य की बात कर रहे हैं? देश के विकास का लक्ष्य या फिर अब की बार 400 पार का लक्ष्य? देश की विकास का लक्ष्य ही 400 पार है। मुस्लिमों को जोड़ने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर कैंपेन चला रही है। शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान के तहत राजनीति को नया आयाम देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और आरजेडी अपने किले को और मजबूत करना चाहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि असदुद्दीन ओवैसी फिर से कुंडी खटखटाने के लिए तैयार है।